वेलकम बैक स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट का सेल बायोलॉजी, जूलॉजी आपका सब्जेक्ट है। हमने इससे पहले 2 यूनिट कंप्लीट कर ली है। ये आपकी नेक्स्ट यूनिट है। नेक्स्ट यूनिट यानी कि यूनिट नंबर है 3rd। यूनिट नंबर 3rd आज हमें शुरू करेंगे। यूनिट नंबर 3rd में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपके बायोकेमिकल। क्या है? बायोकेमिकल। बायोकेमिकल जो होते हैं वो किसी भी सेल का क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है। जो बायोकेमिकल होते हैं वो सेल का क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। यानी कि ऐसे अणु या परमाणु जिनके द्वारा, सबसे पहले देखो कि ये अणु या परमाणु क्या करते हैं, यानी कि प्रोटोप्लाज्म। प्रोटो का अर्थ क्या होता है? प्रोटो का अर्थ होता है फर्स्ट, और प्लाज्म का अर्थ क्या होता है? प्लाज्म का अर्थ होता है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि प्रथम संगठन पदार्थ, यानी कि अणुओं और परमाणुओं का ऐसा संगठन जिसमें क्या पाई जाती है? जीवन उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। जीवन उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? हमें प्रोटोप्लाज्म में कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए यानी कि जीवन उत्पन्न करने की क्षमता के कारण जो आपके हेक्सले नाम के वैज्ञानिक हैं, हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा है? जीवन का भौतिक आधार कहा है। जीवन का भौतिक आधार कहा है, अर्थात फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। किसे कहा है? प्रोटोप्लाज्म को। यानी कि हेक्सले ने क्या कहा है कि प्रोटोप्लाज्म क्या है? कि परमाणुओं और अणुओं का ऐसा संगठन है जिसमें जीवन शक्ति या जीवन उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। इसलिए हेक्सले ने इस प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार यानी कि फिजिकल बेसिस ऑफ दी लाइफ कहा है। ठीक है, ये तो बात थी प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स कि प्रोटोप्लाज्म को सबसे पहले किसने देखा था? देखो, प्रोटोप्लाज्म को सबसे पहले देखा था कोर्टी नामक वैज्ञानिक ने। किसने देखा था? सबसे पहले देखा था कोर्टी ने देखा था। और बाद में क्या हुआ कि प्रोटोप्लाज्म को एक डुजार्डिन नाम के वैज्ञानिक और थे। डुजार्डिन ने क्या किया? डुजार्डिन ने इस प्रोटोप्लाज्म को नाम दिया सारकोड। क्या नाम दिया? सारकोड नाम दिया। लेकिन बाद में पुरकिंजे ने क्या किया? पुरकिंजे ने इसे नाम क्या दे दिया? इसे नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। यानी कि सबसे पहले देखा था कोर्टी ने, डुजार्डिन ने इसे क्या नाम दिया? डुजार्डिन ने सारकोड नाम दिया, और पुरकिंजे ने इसे क्या नाम दिया? इसे प्रोटोप्लाज्म में नाम दिया। तो ये तो था प्रोटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स कि जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म एक क्या है? रासायनिक संगठन है। कोशिका का क्या है? केमिकल कंपोजिशन होता है या केमिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, रासायनिक संगठन होता है। अब ये जो रासायनिक संगठन होता है ये कैसा होता है? देखो, रासायनिक संगठन कैसा होता है? रासायनिक संगठन 2 प्रकार के होते हैं। ये एक प्रकार का विलयन के रूप में ही होता है, और ये विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार के विलयन किस प्रकार के होते हैं? देखो, एक को हम बोलते हैं कोलाइडल। क्या बोलते हैं? कोलाइडल। और एक को क्या बोलते हैं? सस्पेंसर। ठीक है, कोलाइडल। जो आपका प्रोटोप्लाज्म है वो कोलाइडल प्रकृति का होता है। और ये किसने बताया था? ये बताया था आपके हार्डी और फिशर ने बताया कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो कोलाइडल प्रकृति का होता है। देखिए स्टूडेंट, ये कोलाइडल क्या होता है? कोलाइडल ये केमिस्ट्री का शब्द है। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो निलंबक और कोलाइडल। कोलाइडल क्या है?
कोलाइडल एक प्रकार का क्या होता है, विषमांगी पदार्थ होता है। कैसा होता है, विषमांगी पदार्थ होता है, विषमांगी पदार्थ होता है। लेकिन वो प्रतीत कैसा होता है, प्रतीत जो होता है वो आपको समांगी प्रकार का प्रतीक होता है। कैसा होता है, समांगी प्रकार का प्रतीत होता है। एज सपोज कीजिए कि आपने देखा होगा घर पे मिल्क देखा होगा, दूध देखा होगा, दूध जो होता है वो कोलाइडल प्रकृति का होता है, अर्थात ऐसा पदार्थ जिसमें क्या पाई जाती है, सॉलिड स्टेट पाई जाती है, लिक्विड स्टेज भी पाई जाती है और गैसेज भी पाई जाती है। पदार्थों का ऐसा समूह है जिसमें तीनों अवस्थाएं प्रेजेंट है, लेकिन देखने पर हमें कैसा प्रतीत होता है, देखने में हमें केवल एक ही अवस्था प्रतीत होती है, केवल एक ही अवस्था क्या होती है, प्रतीत होती है। तो इस प्रकार के पदार्थ को हम क्या कहेंगे, कोलाइडल कहा जाता है। जिस प्रकार से मिल्क में क्या होता है, लिपिड होती है घी के रूप में, और वाटर आदि लिक्विड पदार्थ होते हैं, गैसेस भी उसके अंदर होती है। तो दूध क्या होता है आपका, एक कोलाइडल फॉर्म में होता है। उसी प्रकार प्रोटोप्लाज्म भी कोलाइडल फॉर्म में होता है। और ये किसने बताया था, ये आपके बताया था हार्डी और फिशर ने बताया था। किसने बताया था, हार्डी और फिशर ने इसके बारे में बताया था। ठीक है, इसे हार्डी और फिशर का क्या बोलते हैं, कोलाइडल थ्योरी भी कहा जाता है। हार्डी और फिशर की कोलाइडल थ्योरी भी कहते हैं। अब प्रोटोप्लाज्म के संगठन के बारे में, जीवन के बारे में स्टूडेंट थोड़ा आगे देखते हैं तो हमें प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म कुछ नहीं है, ये विशिष्ट प्रकार के रसायनों का एक समूह है या संगठन होता है। अर्थात प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म एक केमिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है, केवल केमिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो केवल केमिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनकी रासायनिक संगठन होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो भी रासायनिक संगठन होते हैं इन सभी में क्या पाए जाते हैं, विशिष्ट प्रकार के एलिमेंट यानी कि तत्व मौजूद होते हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो 34 टाइप के एलिमेंट होते हैं, जिसमें से क्या होते हैं, कुछ यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है, और कुछ लेस मात्र के होते हैं। यानी कि कुछ तो वृहत मात्रिक और कुछ सूक्ष्म मात्रिक एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखिए एलिमेंट के अंदर जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, यानी कि टोटल 34 प्रकार के एलिमेंट पाए जाते हैं। और इन्हीं एलिमेंट से बनकर विशिष्ट प्रकार के जो पदार्थ हैं वो प्रोटोप्लाज्म की बने होते हैं। अब देखिए प्रोटोप्लाज्म में इन एलिमेंट्स के द्वारा जो विशिष्ट प्रकार के पदार्थ होते हैं वो आपकी क्या क्या हो सकती है, यानी कि विशिष्ट प्रकार के पदार्थ के रूप में क्या क्या हो सकते हैं। देखिए विशिष्ट प्रकार के पदार्थ की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले जो बात करते हैं वो बात कर लेते हैं वाटर की बात कर लेते हैं, यानी कि पानी होता है। पानी जो होता है, चलो इसकी बाद में बात करें। पानी होगा, विशिष्ट प्रकार की गैसेज होगी, इसके अलावा इन्हीं कंपोनेंट का बना हुआ कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। इसी प्रकार से इन्हीं का बना क्या पाया जाता है, प्रोटीन भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, प्रोटीन भी पाई जाती है। इन्हीं पदार्थों से बनी हुई लिपिड भी पाई जाती है। विशिष्ट प्रकार के जो एक्टिविटीज़ है उनको संपन्न करने के लिए हार्मोन्स भी होते हैं और एंजाइम्स भी होते हैं। ये सभी किस में आते हैं, ये सभी प्रोटोप्लाज्म के ही पार्ट होते हैं। अर्थात प्रोटोप्लाज्म में जो प्रोटोप्लाज्म का हम केमिकल कंपोजिशन पढ़ेंगे या बायोकेमिस्ट्री जो होती है इन्हीं पदार्थों के ऊपर क्या होती है, आधारित होती है। इन पदार्थों का यदि हम बारी बारी से अध्ययन कर लेते हैं तो जो आपकी प्रोटोप्लाज्म या जो सेल की बायोकेमिस्ट्री है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाटर के बारे में। किसके बारे में देखते हैं, वाटर के बारे में। अब देखिए स्टूडेंट्स की जो वाटर होता है, वाटर कैसा होता है, पानी कैसा होता है,
पानी के गुण क्या होते हैं, क्या इसके अंदर क्या पाया जाता है। देखिए स्टूडेंट, जो पानी होता है किस कलर का होता है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, यानी कि जिसमें मिला दो उस जैसा। अर्थात पानी जो होता है गंधहीन रंगहीन एक प्रकार का पदार्थ होता है, और इसमें जो अणु होते हैं वो आपके 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का अणु होता है। यदि हम सेल की बात करते हैं तो कोशिका के अंदर जो जल पाया जाता है वो 65% जो जल होता है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म का सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो क्या होता है, वाटर ही होता है, पानी ही होता है। और ये पानी जो होता है, ये पानी यानी कि फ्री रूप से यानी कि मुक्त रूप से भी पाया जाता है कोशिका में, और संयुक्त रूप से भी पाया जाता है, यानी कि संयुक्त रूप से भी पाया जाता है। जो मुक्त रूप से पाए जाने वाला वाटर होता है 65% का, जो 75 से 95% भाग होता है वो क्या होता है, मुक्त रूप से फ्री रूप से कोशिका में तैरता रहता है। और बाकी का जो बचा हुआ वाटर का भाग है वह क्या होता है, संयुक्त रूप से कोशिका के अंदर विशिष्ट प्रकार के अणुओं या अन्य के साथ है जुड़े रहता है। तो वाटर जो होता है 65% होता है कुल कोशिका का, और इसमें से जो 75 से 95% जो आपका होता है वो मुक्त रूप से पाया जाता है, और बाकी वाटर किस रूप में पाया जाता है, संयुक्त रूप से पाया जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो ये वाटर है तो वाटर के क्या कार्य हैं, वाटर क्या क्या कर सकता है, वाटर के हम कार्य की बात करते हैं कि वाटर के क्या क्या कार्य हो सकते हैं। अब देखिए हमें पता है कि हमारे जो प्रोटोप्लाज्म का प्रमुख भाग वाटर होता है, प्रोटोप्लाज्म का क्या होता है, प्रमुख भाग है वाटर होता है। और वाटर आप सभी जानते हैं कि वाटर जो होता है वो सबसे अच्छा विलायक होता है। अर्थात वाटर जो होता है कोशिका में विशिष्ट प्रकार के पदार्थों को मिलाने का कार्य करता है, यानी कि कोशिका में जो वाटर होता है विलायक के रूप में काम करता है। ठीक है, अब देखिए वाटर क्या करता है, वाटर के कारण आपको पता है जो कोशिका के अंदर साइक्लोसिस की गति पाई जाती है, घूर्णन गति पाई जाती है, और जो घूर्णन गति होती है उसके कारण विशिष्ट प्रकार के जो सेल मॉलिक्यूल्स होते हैं, विशिष्ट प्रकार के जो आपके ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये विशिष्ट प्रकार के ग्रेन्यूल्स और मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं। क्या करते हैं, गति करते हैं, यानी कि मूवमेंट करते हैं। यानी कि इन विशिष्ट प्रकार के जो कणों की जो गति होती है वही किसके कारण होती है, इस वाटर के कारण ही विशिष्ट प्रकार के कणों की गति होती है। अब देखिए इसके अलावा वाटर क्या क्या कर सकता है। हमें पता है कि जो सभी प्रकार के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये किससे प्रभावित होते हैं, अपने चारों ओर के इन्वायरमेंट से प्रभावित होते हैं। किससे प्रभावित होते हैं, इन्वायरमेंट से प्रभावित होते हैं। और जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है। परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन होना प्रकृति का नियम होता है। तो इस प्रकृति के नियम में क्या होता है, कभी ताप बढ़ जाता है, कभी वातावरण की कंडीशन चेंज हो जाती है। तो ताप बढ़ना, वातावरण की कंडीशन चेंज होना, इसके रूप में जो एनिमल्स की बॉडी है उसको कंट्रोल करने का जो कार्य करता है वह आपका वाटर ही करता है। यानी कि जो शरीर के अंदर ताप नियंत्रण या वातावरणीय जो क्रियाओं के प्रति शरीर में होने वाले इफेक्ट को जो नियंत्रित करने का काम करता है वो क्या करेगा, आपका वाटर ही काम करता है। और इसके अलावा देखिए कि वाटर हमें पता है कि किसका बना होता है। वाटर का यदि हम अणुसूत्र देखते हैं तो H2O होता है। यदि इसे आयनों में तोड़ा जाए तो वाटर हाइड्रोजन आयन भी देता है और OH आयन भी देता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन आयन और OH आयन ये हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, आप पीएच के समय इनका यूज करते हो। ठीक है, हाइड्रोजन और OH, यानी कि OH ज़्यादा होना क्या कहलाती है,
क्षारीयता कहलाती है। हाइड्रोजन का ज़्यादा देना क्या कहलाती है? अम्लता कहलाती है। क्षारीयता और अम्लता को हम क्या कहते हैं? पीएच कहा जाता है। अर्थात हाइड्रोजन और OH आयनों के संतुलन में जो पीएच होती है वो आपकी उदासीन बनी रहती है। अर्थात जो वाटर होता है वो वाटर कोशिका के अंदर उदासीन पीएच बनाए रखने के लिए क्या होता है? उत्तरदायी हो सकता है। अर्थात जो वाटर होता है अनुवांशिक कोशिकाओं में उदासीन पीएच बनाए रखता है। अब देखिए स्टूडेंट्स कि जो विशिष्ट प्रकार के एनिमल्स होते हैं ये अपने शरीर में विशिष्ट प्रकार की एनर्जी के लिए यानी एनर्जी के लिए खाद्य पदार्थों पर डिपेंड रहते हैं। और जब भी कोई खाद्य पदार्थ का यूज़ किया जाता है तो हम जानते हैं कि उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जो बनते हैं वो शरीर के लिए, बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, हानिकारक होते हैं। इसलिए उन्हें समय समय से शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। तो जो आपका वाटर होता है, वाटर जो खाद्य पदार्थ जो जीव खाते हैं उनका डाइजेशन करता है। इसके अलावा जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका क्या करता है? एक्सक्रीशन भी करता है। यानी कि पाचन और उत्सर्जन में भी किसका योगदान होता है? वाटर का योगदान होता है। तो ये आपका कंपोनेंट था वाटर के बारे में हमने बात कर ली है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो प्रोटोप्लाज्म का कंपोनेंट्स है या केमिकल कंपोजिशन है उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट के रूप में देखिए कि वाटर के अलावा विशिष्ट प्रकार की गैसेस जो होती हैं यानी कि दूसरे एलिमेंट हैं वो गैसेस के रूप में पाए जाते हैं। हमारे शरीर में हमें पता है कि रेस्पिरेशन और एक्सपिरेशंस के अंदर, इंस्पिरेशंस और एक्सपायरेशंस के अंदर, इंस्पायरेशन अंतः श्वसन के द्वारा O2 ग्रहण की जाती है, CO2 निकाली जाती है। अर्थात गैसों के रूप में O2, CO2 और अमोनिया विशिष्ट रूप से प्रोटोप्लाज्म में पाई जाती है। और स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा जो शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो एलिमेंट आपका पाया जाता है वह आपकी क्या होती है? वह ऑक्सीजन ही होती है। लगभग 65% गैसों के रूप में क्या पाई जाती है? आपकी ऑक्सीजन ही पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। तो ये तो बात होगी गैसों के बारे में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आपका कंपोनेंट है उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो नाम है वो नाम से ही स्पष्ट है कि इस प्रकार का जो कंपोनेंट है वो बना किससे है। देखिए स्टूडेंट्स, इस कंपोनेंट को यदि हम देखते हैं तो हमें कैसे दिखता है? ये दो भागों में दिखता है। देखिए कार्बो का तो अर्थ हो गया यहाँ पर कार्बन और हाइड्रेट का अर्थ होता है हाइड्रेट का अर्थ क्या होता है? वाटर। अर्थात ऐसा कंपोनेंट जो कार्बन और पानी के एक निश्चित संयोग के द्वारा बना होता है। तो निश्चित संयोग के लिए हम फार्मूला भी बना सकते हैं। ये निश्चित संयोग कार्बन है और निश्चित संयोग जल है। अर्थात यदि अन फॉर्म में अन संख्या में कार्बन होंगे तो अन संख्या में इसी के बराबर क्या होगा? जल होगा। तो कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र बनता है वो क्या बनेगा? CH2CnH2ON। ये कार्बोहाइड्रेट का ये सामान्य सूत्र होता है। यदि कोई भी पदार्थ इस सूत्र का पालन करेगा तो वो क्या कहलाएगा? आपका कार्बोहाइड्रेट ही कहलाएगा। इसके अलावा ये सभी पदार्थ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि से बने होते हैं। इनके बाद में बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट यानी कि इस सूत्र का जो पालन करेगा वो कार्बोहाइड्रेट ही होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं यानी कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमें एक बात तो स्पष्ट में आ गई कि कार्बोहाइड्रेट में जो होता है कार्बन की क्या पाई जाती है? कार्बन की चेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कार्बन की चेन पाई जाती है। कोई चेन होती है, जंजीर होती है, श्रृंखला होती है। तो श्रृंखला के अंदर कार्बन की संख्या कम भी हो सकती है, कार्बन की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, कार्बन की संख्या
जोड़ों के रूप में भी हो सकती है, कार्बन की संख्या समूहों के रूप में भी हो सकती है। अर्थात जो ये आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट को हम एक नाम और से भी जानते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सैकेराइड भी कहा जाता है। अब ये जो सैकेराइड होता है यदि एक चेन का बना होगा, मैंने अभी बताया है कि कार्बन की एक लंबी चेन होती है, यदि सैकेराइड एक चेन का बना होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे मोनोसैकेराइड। यदि ये 2 या 2 से लेकर 10 चेन तक का बना होता है, इसमें तो क्या होती है, केवल एक सिंगल चेन होती है। किसकी चेन होती है, कार्बन की। इसमें तो केवल एक कार्बन की सिंगल चेन होती है। यदि 2 से लेकर 10 की चेन होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड के अंदर क्या होगा, ओलिगोसैकेराइड के अंदर 2 से लेकर 10 तक की कार्बन की चेनें पाई जाती है। और 10 से ज़्यादा जितनी भी अगर चेन से बना हुआ कोई कार्बोहाइड्रेट है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पॉलीसैकेराइड। क्या कहेंगे, पॉलीसैकेराइड। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो 3 रूप होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के रूप में। तो कार्बोहाइड्रेट के ये तीनों रूप ही हम पढ़ेंगे, तीनों रूपों के अणुओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हम टॉपिक आप शुरू कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का मोनोसैकेराइड। क्या शुरू कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड। चलो देखते हैं कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड क्या है। कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड, ये एक मोनोसैकेराइड है। अब मोनोसैकेराइड के बारे में देखिए स्टूडेंट्स, क्या है मोनो के अंदर, मैंने बताया है कि कार्बन की एक चेन पाई जाती है। कार्बन की क्या पाई जाती है, एक चेन पाई जाती है, और उसके आधार पर हम क्या बोलते हैं, इसे मोनोसैकेराइड कहा जाता है। कार्बन की एक चेन के आधार पर जो मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो देखिए किस किस प्रकार के होते हैं। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो कार्बन की चेन होती है इसमें या तो आपका होगा प्रमुखता से एल्डिहाइड समूह है, और या क्या होगा, कीटोन समूह है। अर्थात इसे एल्डोल शुगर कहेंगे, इसे कीटोज शुगर कहते हैं, और इसी के आधार पर ये मोनोसैकेराइड बने होते हैं। यदि कार्बन की संख्या 3 होती है, 3 से कम नहीं होती, इसमें 3 होती है, तो हम क्या कहेंगे, एक प्रकार का मोनोसैकेराइड कितने कार्बन से बनेगा, 3 कार्बन से। इसे हम क्या कहेंगे, ट्रायोज कहते हैं। 3 से बने हुए कार्बन की श्रृंखला को हम क्या कहेंगे, ट्रायोज कहा जाता है। यानी कि एक प्रकार की क्या है, ट्रायोज शुगर होती है। ट्रायोज शुगर के अंदर ग्लिसरैल्डिहाइड है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन होता है। जो आपकी ट्रायोज शुगर है इसमें क्या होता है, एक तो होता है आपका ग्लिसरैल्डिहाइड और एक क्या होता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड। क्या देख लेते हैं, ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड, अब देखिए ग्लिसरैल्डिहाइड किस प्रकार की शुगर है, ये ट्रायोज शुगर है। अब ट्रायोज शुगर के अंदर 3 कार्बन, 1 2 3, तो ये एल्डिहाइड है। तो मैंने बताया है कि इसमें या तो एल्डिहाइड हो या कीटोन। तो देखो ये एल्डिहाइड CH2OH CHOH। तो इस प्रकार से देखिए कि इस स्ट्रक्चर के अंदर होता है। तो ये कौन सी शुगर है, ये आपकी ट्रायोज शुगर होती है। कौन सी शुगर होती है, ट्रायोज शुगर होती है। क्या इस फॉर्मूले का पालन कर रही है क्या, देखिए कार्बन कितने हैं, 3, तो जल के अणु भी कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। अगर जल के अणु नहीं गिन सकते हैं तो डायरेक्ट गिन लो H3 यानी कि H6
O3, 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। तो ये इस फॉर्मूले का पालन करता है। तो ये क्या है, एक प्रकार की मोनोसेक्राइड है, शुगर होती है। ठीक है, ये तो क्या पढ़ा था हमने, ग्लिसरॉल्डिहाइड। यदि कीटोन समूह है इसमें मौजूद होगा तो हम इस शुगर को क्या बोलेंगे, जब कीटोन समूह है इसमें मौजूद होता है तो हम इसे बोलेंगे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। क्या बोलेंगे इसे, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। क्या कहेंगे, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो 3 कार्बन वाली शुगर है ये ट्रायोज। और इसी प्रकार से यदि कार्बन की संख्या ज़्यादा हो तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रायोज शुगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रायोज। 4 कार्बन वाली होगी तो इसे क्या कहेंगे, ट्रायोज। ट्रायोज के अंदर कौन सी शुगर आती है आपकी, ट्रायोज के अंदर जो शुगर आती है एक तो होती है थ्रियोज। क्या होती है, थ्रियोज। और एक क्या होती है, इरिथ्रोज। यानी कि ये जो थ्रियोज शुगर है और इरिथ्रोज शुगर है इसमें कितने कार्बन होते हैं, इसमें 4 कार्बन मौजूद होते हैं। अब ये 4 कार्बन किस प्रकार से होते हैं, देखो थ्रियोज के अंदर देखो 1 2 3 और 4। यहाँ पर आपका CH OH H OH CH2 OH 4, 1 2 2 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4। हाँ ठीक है, ये आपकी क्या होगी, थ्रियोज शुगर होती है। ठीक है, यदि इरिथ्रोज शुगर है तो क्या और क्या होता है, इसमें घुमाव होता है। इरिथ्रोज शुगर होगी तो उसका सूत्र क्या होगा, देखिए सेम ही होगा, पर अंतर कहाँ होगा कि इसमें एक तरफ OH ग्रुप जुड़े होंगे। ठीक है, CH H OH और CH2 OH, ये आपकी होती है थ्रियोज शुगर। ठीक है, ये थ्रियोज शुगर होती है और ये क्या होती है, इरिथ्रोज शुगर होती है। चेंजिंग क्या होती है, चेंजिंग केवल और केवल संरचना के अंदर होती है। चेंजिंग केवल संरचना के अंदर हो, इसके आधार पर थ्रियोज और इरिथ्रोज शुगर का निर्माण होता है। इसी प्रकार से आगे शुगर ये कौन सी थी, यानी कि इसमें 4 कार्बन है तो इसे हम क्या बोलेंगे, टेट्रोज शुगर कहा जाता है। 4 कार्बन वाली है तो टेट्रोज शुगर कहा जाता है। तो आज की क्लास का टाइम पूरा होता है। कल हम देखेंगे पेंटोज, हेक्सोज, ओलिगोसैकेराइड और अन्य शुगर्स के बारे में।